हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार बोर्ड के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट जी हाँ बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन साथियों बायोलॉजी का। जी हाँ दोस्तों, 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और 2024 में साथियों ये क्वेश्चन पूछने की संभावना 100 to 10% बनती है। तो साथियों, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार वीडियो को सभी स्टूडेंट मिलकर लाइक कर ले और क्लास को फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें रखा है। तो आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आज की क्लास करने के लिए एकदम 100% रेडी होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है, और साथियों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग अगर 12th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ आप लोग जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, बताइए फटाफट। 4000, ऑप्शन बी कहता है 400, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 365। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें से एक ऑप्शन एकदम राइट होगा। एक ऑप्शन आपको बताना है कि मनुष्य के यानी मादा के पूरे जीवन काल, जी हाँ दोस्तों, जब से वो पैदा होती है और जब मृत्यु हो जाता है साथियों, उस तक उनके अंदर बनने वाले कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? सभी का ऑप्शन नंबर बी है जो कि एकदम राइट है साथियों, 400। जी हाँ दोस्तों, 400 होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, और इसका साथियों अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया हूँ और आंसर भी साथ में है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत की सामना ना करे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? चलिए फटाफट से 2 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि गैस्ट्रुलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्वितीय स्तरीय बनते हैं, या बी कहता है आर्केस्ट्रॉन का निर्माण होता है, सी कोशिकीय गति होती है, या डी युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होता है। तो साथियों आपको बता दूं, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गति होती है। क्या होती है? कोशिकीय गति होती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, कोशिकीय गति। साथियों ये वीवीआई क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस लेवल का क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर सवाल फटाफट अंदाज में आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कहता है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है। निषेचन के पूरे डिटेल्स आपको पता होगा, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। जी हाँ दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक आपको पूरी तरह से पता होगा। जब ये आपस में मिलता है साथियों, कंजुगेट होता है, तो ये युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साथियों? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब ये आपस में मिल जाता है, जो परिणाम आता है, तो ये फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का परिणाम होता है। तो संपन्न जब होती है तो क्या हो जाता है? अंडाशय में होती है। कहाँ होती है आपसे पूछा गया है, गर्भाशय में, फ्लोपियन नलिका में, या योनि में। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। साथियों आपको बता दें, ऐसे करके अंडाशय गुफा होता है और यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब निकली होती है। जी दोस्तों, फ्लोपियन ट्यूब्यूल ऐसे निकली हुई रहती है। पूरी तरह से आपको क्लियर होगा ये वाली बात। यहाँ पे आपको क्या होता है, अंडाशय इसे कीप नुमा आकृति से पकड़ा हुआ रहता है। कीप आपको पता होगा, और ये होता है इसका तुम्बिका भाग, और इसको पूरा को कहते हैं क्या? फ्लोपियन नलिका। क्या कहते हैं? फ्लोपियन ट्यूब्यूल कहते हैं। तो तुम्बिका भाग में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और 4 ऑप्शन आपके सामने नहीं है जिसमें तुम्बिका बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्बिका नहीं है तो इसके जगह पर क्या है? फ्लोपियन ट्यूब्यूल है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। फ्लोपियन ट्यूब्यूल में क्या होता है? स्तनधारियों में निषेचन संपन्न होता है। ये एकदम क्लियर है, 100 to 10% इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि एकदम राइट है। और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे लगभग 2 से 4 बार, जी हाँ दोस्तों, 2 से 4 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और डेट तारीख हमको पता नहीं है बिल्कुल भी कि कौन से ईयर में वो पूछा गया है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपको 100 to 10% सेम टू सेम ऐसे ही टकराएगा।
तो ये क्लियर होगा आपको। चलते हैं अगला सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन साथियों की सटोली कोशिकाओं का, जी हाँ, सटोली कोशिका के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा पूरे डिटेल्स में। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहे हैं, ओनली टारगेट बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अब की बार हम लोग क्या किए हैं, टारगेट बोर्ड का एम है साथियों कि बोर्ड में आप लोगों को 450 नंबर कम से कम आए। तो बताइए कि सटोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साथियों, एमवीवीआई जिसे हम बोल सकते हैं, और ये आपके एग्जाम में बहुत बार साथियों पूछा गया है कि सटोली कोशिकाओं का जो नियमन है कौन से पिट्यूटरी हार्मोन करता है। सटोली कोशिका साथियों मनुष्य के वृक्षण में पाया जाता है, ये आपको पता होगा। तो कौन से हार्मोन करता है, एफएसएच करता है। इसमें एलएच होता है, एफएसएच होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, या आप यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। सटोली कोशिकाओं का नियमन पिट्यूटरी हार्मोन से होता है जो कि एफएसएच करता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आशा करता हूं अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर दे। चलिए आगे, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है आपको बताना है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई भी कोशिकीय अवस्था में भ्रूण है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला, मोरूला, ब्लास्टुला, या सॉरी ब्लाटोमियर और या ब्लास्टुला, क्या कहेंगे जब कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है, क्या कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है, मोरूला कहते हैं। क्या मोरूला कहते हैं। उसके बाद क्या होता है साथियों, ब्लास्टुला बन जाता है। क्या ब्लास्टुला। उसके बाद क्या होता है साथियों, गैस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है। यह इसका क्रम है। कभी कभी आपसे इसका क्रम भी पूछा जाता है, जो कि 1 नंबर फ्री में देके जाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटा स्तनधारियों में अंडे का निषेचन होता है। यह सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनधारी में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में, फ्लोपियन नलिका में, सर्विक्स में, या गर्भाशय में। सभी को जवाब देना है फटाफट से। 6 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने। फटाफट से बताइए आप लोग, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में साथियों। जी हाँ, फ्लोपियन नलिका में, जो कि एकदम राइट है। फ्लोपियन नलिका में होता है क्या, मनुष्य एवं अन्य प्लास्टेलर स्तनधारियों में अंडे का निषेचन फ्लोपियन नलिका में होता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में ही बता दिया था। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है साथियों कि सटोली कोशिकाएं सहायक है। जी हाँ दोस्तों, सटोली जो कोशिका होती है किसमें सहायता करती है। ऑप्शन ए कहता है एंजाइम उत्पादन में, ऑप्शन बी कहता है अंडे निर्माण में, ऑप्शन सी शुक्राणुओं के परिपक्वन में, या ऑप्शन डी अंडाणुओं के परिपक्वन में। 7 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा साथियों। कहता है कि सटोली कोशिका सहायक है, किसमें सहायक है आप लोगों को बताना है। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था साथियों, सटोली कोशिका किसमें सहायक है, शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायता करता है। हमने पहले ही बताया था, क्योंकि ये वृक्षण में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% राइट है, और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है कि अंडाणुओं के भेदन से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन क्या कहलाता है। जी हाँ, अंडाणु के भेदन से पूर्व यानी उससे पहले शुक्राणु परिपक्व होता है, म्यूच्योर होता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूच्योर होने कहने का मतलब कि खाने से पहले आम पकना। सिर्फ ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि भेदन से पहले यानी निषेचन से पहले शुक्राणु की परिपक्वन अवस्था क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन, शुक्राणु जनन, शुक्राणु या शुक्राणु कोशिका। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, पूरी तरह से दिख रहा होगा। आंसर भी साथ में हमने रखा है, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत की सामना न करना पड़े। तो साथियों, भेदन से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन कैपेसिटेशन कहलाता है। आप लोग समझिए, आम खाने से पहले आम में कैपेसिटेशन होता है कि वो मीठा है या नहीं, स्वादिष्ट है या नहीं। उसी प्रकार शुक्राणु भी कैपेसिटेशन होता है कि वो भेदने में सक्षम है या नहीं,
या वो निषेचन कर पाएगा ही नहीं। तो कैपेसिटेशन इसे ही कहते हैं, शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और एकदम राइट है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि फ्लोपियन नलिकाओं का अंडाशय से निकटतम भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था ये फ्लोपियन नलिका था, ये फ्लोपियन नलिका है और ये अंडाशय के निकटतम भाग साथियों, ये निकटतम भाग है, इसे क्या कहते हैं? सहायक पथ, वायु कोष्ठीय पथ या गर्भाशय ग्रीवा या तुम्बिका। तो साथियों गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, क्या? गर्भाशय ग्रीवा इसे कहते हैं। फ्लोपियन नलिकाओं का अंडाशय से निकटतम भाग होता है, सॉरी वायु कोष्ठ होता है। क्या होता है? वायु कोष्ठ जिसे कहते हैं, और इसे आपस में झालर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये झालर टाइप का होता है और ये इसे जकड़े हुआ रहता है अंडाशय को, यानी पकड़े हुआ रहता है। चलिए आगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया साथियों कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? यह अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं आपको बताना है। 4, 16, ऑप्शन सी कहता है 32 या 64। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 2024 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा साथियों, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। साथियों टोटल के टोटल 64, जी हाँ दोस्तों 64 कूट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, एकदम राइट है। 64 कूट कुल अनुवांशिक कूट में पाए जाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, आप लोग पूरी तरह से देख रहे होंगे और वीडियो को शेयर करते रहिए फटाफट से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए और सभी लोग अपनी कामयाबी को चुन सके। चलिए आगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि द्विगुणित संरचना है। जी हाँ दोस्तों सभी का ऑप्शन आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि द्विगुणित संरचना कौन सा है। अंड है, युग्मनज है, ऑप्शन ए और बी दोनों, या द्वितीयक केंद्रक है। द्विगुणित संरचना आपसे पूछा है, कौन सा है साथियों? अंड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ए और बी यहां से कट गया साथियों। द्वितीयक केंद्रक, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक केंद्रक क्या है? द्विगुणित संरचना है, ये आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि जिब्रेलिन क्या है। जी हाँ दोस्तों जिब्रेलिन क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बताइए आप लोग कि जिब्रेलिन क्या है। ऑप्शन ए कहता है हार्मोन है, ऑप्शन बी कहता है तना में वृद्धि मंदक है, या वृद्धि एंजाइम है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिब्रेलिन क्या है साथियों? एक प्रकार का वृद्धि एंजाइम है, पौधे के विकास में सहायता करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है जिब्रेलिन। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है साथियों, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। जी दोस्तों नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। सबसे पहले मैं बता दूं भ्रूणपोष 3N होता है। क्या? भ्रूणपोष 3N होता है और ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है, कौन सा है? अनिषेक अंडक है, सहायक कोशिका है, एंटीपोडल्स है, या द्वितीय केंद्रक है। साथियों फटाफट से आप लोग बताइए। साथियों जब द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है साथियों, तो ये क्या बनाता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और एकदम राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 14 नंबर क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि मादा मानव में अंडाशय से अंडे का निकलना कहलाता है। जी दोस्तों अंडाशय से अंडा जब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? रोपण, गर्भाधारण, अंडोत्सर्ग, या प्रसव। ये तो प्रसव किसे कहते हैं? ये डिलीवरी के समय जब बच्चेदानी से बच्चा बाहर निकलता है तो उसे प्रसव कहते हैं। अंडोत्सर्ग कहते हैं साथियों जब अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए एकदम राइट होगा। पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, मानव जनन से यानी क्लास 12 के चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने।
15 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि लेडिंग, जी हाँ दोस्तों, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए यकृत, वृषण में, वृक्क में, आंत में। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हिंट दे देता हूं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। जी हाँ दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जिसे कहते हैं, लीडिंग कोशिकाओं का स्त्रावन करता है, जो कि वृषण में यानी नर में पाया जाता है। पूरी तरह से ये क्लियर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करने में सहायता करता है। चलिए आगे, अगला 16 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहता है कि, सॉरी दोस्तों, क्या कहता है कि मानव में निषेचन होता है। जी दोस्तों, मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, बी कहता है योनि में, सी अंडाशय में, या फ्लोपियन नलिका में। एक ही क्वेश्चन को साथियों आपके सामने ये तीसरा बार आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है और तीसरा बार ये क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो इसका जब पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो निषेचन कहाँ होता है मानव में, फ्लोपियन नलिका में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। चलिए आगे, 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या कहते हैं, कहता है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। यह दोस्तों, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, यानी मादा से अंडों का नियंत्रण करना किस हार्मोन से होता है। टीएसएच, एसीटीएच, एडीएच या एफएसएच, एलएच, एनजी। तो बताइए आप लोग फटाफट से कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है साथियों। सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल राइट, सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। एफएसएच और एलएच से क्या होता है, हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग को नियंत्रण किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सटोली कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्वेश्चन का जवाब हमने पहले ही सेकेंड क्वेश्चन में साथियों हम बता दिए थे। अभी आपका जवाब कमेंट बॉक्स में इसको देना है, क्या होता है कमेंट में इसका जवाब देना है। मैं इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं कि सटोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है, क्या कह रहा है साथियों कि मानव मादा में गर्भकाल है। जहां मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का आता है, यह आपको बताना है। और ऐसे सवाल जी दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सवाल लगभग बहुत बार पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में और फिर से पूछने की संभावना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। आपके सामने अलग अलग वैरायटी से इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए कहता है 30 दिन, ऑप्शन बी कहता है 90 दिन, ऑप्शन सी कहता है 9 माह और ऑप्शन डी कहता है 7 माह। अब इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। तो मादा मानव में गर्भकाल साथियों टोटल 9 माह का होता है। कितने दिन, 9 माह का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, 9 माह। बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज होकर 90 दिन मारेंगे, जो कि एकदम गलत है। तो आपको पूरी तरह से ये सवाल क्लियर होगा साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज दूर करना है और शांत दिमाग से यह सवाल का जवाब आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में देना है। क्योंकि अगर आप एक बार ओएमआर फिल कर लेते हैं, जो दोस्तों ऐसा ओएमआर होता है, अगर एक बार आप इसे फिल कर लेते हैं तो दोबारा अगर दूसरे ओएमआर को फिल करेंगे तो बिल्कुल भी अमान्य होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक ओएमआर में आपको फिल करना है। तो आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए आगे, 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है कि कोरक की गुहा कहलाती है। चलिए बताइए, कोरक की गुहा क्या कहलाती है। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हमने बताया कि बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कहता है साथियों ब्लास्टोसील, बी कहता है सिलोम, सी कहता है आर्केनेस्ट्रॉन या हीमिसील, होमिसील। तो कोरक की गुहा क्या कहलाती है, ये दोस्तों क्या कहलाती है, सिलोम कहते हैं कोरक की गुहा को। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है, सिलोम। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने
21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या पूछा है, कहता है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, स्तनपायी जीव यानी स्तनधारी जीव में नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है, जो नर हार्मोन निकलता है, वो कहाँ से होती है। ऑप्शन ए लीवर, अंडाशय से, किडनी से, फेफड़ा से। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो बताइए स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। जी हाँ दोस्तों, अंडाशय में अंडकोश में होती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सभी का राइट आ रहा है, अंडकोश में। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नर जनन कोशिका, जी हाँ दोस्तों, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। जी हाँ दोस्तों, नर जनन कोशिका क्या करती है, शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु की संरचना आपको पूरी तरह से पता होगा। अगर आप लोगों को पता अभी तक नहीं है तो आप लोग जरूर इसे पता कर ले। ऐसे प्रकार का शुक्राणु होता है। हमने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है जो एकदम रफली डायग्राम है, इसे आपको सेम टू सेम नहीं लेना है। चलिए बताइए कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है क्या, शुक्राणु जनन द्वारा, स्पेरोमेटिड्स द्वारा, स्पेर्मिएशन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से साथियों, बहुत बड़े क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, शुक्राणु जनन द्वारा। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है, शुक्राणु जनन द्वारा। शुक्राणु उत्पन्न नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किसके द्वारा, शुक्राणु जनन द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट है। चलिए अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथियों आज हम बात करेंगे। और इससे अगर साथियों 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं आके, या दोबारा देखकर अगर आए तो दोबारा देखकर आप लोग अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल इसी प्रकार आपकी स्क्रीन के सामने 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एंड्रोजन्स, जी दोस्तों, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। उद्दीपित करने का मतलब प्रेशर देना, उसे उजागर करना, उसे प्रेशर देना कि उठो और अपने काम पर लग जाओ। तो एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है, जोश में लाता है उसे, किसे, शरीर को, सिर को, पूंछ को, शुक्राणु जनन को। चलिए बताइए 23 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। किसे करता है, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है साथियों, तो ये शुक्र जनन को करता है। किसे, शुक्र जनन को कहता है कि उठो और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट करो। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है, शुक्र जनन को एंड्रोजन उद्दीपित करने के लिए कार्य करता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी एकदम 100 to 10% राइट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलिए अगला सवाल इसी प्रकार आपके स्क्रीन के सामने, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। 24 नंबर सवाल क्या है कि परिपक्व, जी हाँ दोस्तों, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक या परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए शुक्र जनन, एक्रोसोम, बीडीए या अंड जनन। साथियों 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन इसमें से टोटल के टोटल नर युग्मक से लिया गया है और एक ऑप्शन मात्र है अंड जनन जो मादा युग्मक से लिया गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बताता हूं। शुक्र जनन, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या है, शुक्र जनन है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम क्लियर होगा। एक्रोसोम की बात करें तो शुक्राणु के, जी दोस्तों, ये शुक्राणु हुआ तो इसके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी क्लियर होगा। और वीर्य किसे कहते हैं, शुक्राणु की द्रव अवस्था वीर्य कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी भी क्लियर होगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो परिपक्व मादा युग्मक की बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर डी भी क्लियर होगा। ऐसे ही डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास में जुड़ते रहें ताकि आपका पूरे चैप्टर का रिवाइज मैं कराता रहूं क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि यौवना आरंभ, जी दोस्तों, यौवना आरंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र कहलाता है।
यानी जब यौन आरंभ होती है, जवानी अवस्था जब आती है, तो प्रथम आवर्त चक्र जो होता है क्या कहते हैं उसे? अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन या आर्तव। फटाफट आप लोग बताएंगे। 25 नंबर सवाल का जवाब पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा। तो साथियों इसे क्या कहते हैं? आर्तव कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्तव कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? एकदम राइट है। 14 दिन का होता है साथियों। कितने दिन का? ये 14 दिन का होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाती है। जी दोस्तों, ग्रेफियन फॉलिकल पाई जाती है। साथियों मैं जिस लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर इससे कुछ भी बाहर आपके एग्जाम में जाए तो मैं बोल रहा हूं साथियों, इस चैनल पे आके आप लोग डिससब्सक्राइब कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बताइए ग्रेफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है मानव के थायराइड में। ऑप्शन बी कहता है मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन सी कहता है मेढक के अंडाशय में या खरगोश के वृषण में। तो साथियों आपको बता दें, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है ये कहाँ पे? मेढक के अंडाशय में पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम 100 to 10% राइट है। चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है साथियों कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक होता है एजेस्ट्रोन, एक है प्रोजेस्टेरोन। तो इसका हार्मोन का स्रावन कहां से होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉर्पस कैलोसम से, कॉर्पस यूटेरी से, या ऑप्शन सी कहता है कॉर्पस ल्यूटियम से, ऑप्शन डी कॉर्पस एम्ब्लिकेंस से। तो 27 नंबर जवाब, 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट में बताएंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, कॉर्पस ल्यूटियम। जी दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। चलिए आगे 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है। जी दोस्तों, गर्भाशय के भीतरी स्तर, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी बताया था, अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, महामैराथन क्लास भी हुआ था, वो भी आप लोग जरूर देख लें। उसमें सारे क्वेश्चन आपको 100 to 10% लड़ने वाली क्वेश्चन कराए गए हैं। तो गर्भाशय के 3 स्तर हमने बताए थे। 3 स्तर जी दोस्तों। पहला क्या होता है? ये बाहरी स्तर, भीतरी ये मिड स्तर होता है, ये अंदर का अंदरूनी स्तर होता है। तो भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं, या जनन एपिथेलियम कहते हैं, या जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, ये आपको बताना है। तो साथियों जब भी भीतरी पूछे या दोस्तों भीतरी स्तर पूछे तो इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। मायो वाला कौन होता है साथियों? मायो वाला कौन होता है? ये बीच वाला किसे कहते हैं? मायो कहते हैं। चलिए ये सवाल भी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। जी हाँ, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया यानी क्रिया किसके प्रभाव से होती है आपको बताना है। 29 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहता है एलएच यानी इसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, एजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन। अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है आपको बताना है। 29 नंबर सवाल का जवाब साथियों ये एलएच से होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। इसका नाम ही है साथियों एलएच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। ये भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद में रखना है क्योंकि ऐसे सवाल बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, और जब आपके सामने ऐसा पेपर आएगा तो 100% क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि गैमिट निर्माण को कहते हैं। यहाँ गैमिट निर्माण को कहते हैं, और ये प्रीवियस ईयर यानी PYQ से उठाए गए क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इसमें शामिल किया गया है, जो आपके बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 50% क्वेश्चन साथियों 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर से दिए जाएंगे। तो बताइए कि गैमिट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कहता है गैमिटोजेनेसिस,
ऑप्शन बी कहता है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी कहता है स्पेरोजेनेसिस या ऑप्शन डी मियोसाइटिस। तो साथियों आपको बता दें, गैमीट बनने की प्रक्रिया, गैमीट निर्माण की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है, गैमीटोजेनेसिस यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है साथियों? साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। स्पेरोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का विभाजन ही स्पेरोजेनेसिस कहलाता है, ये आपको ध्यान होगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में से सभी संरचनाएं विकसित होती है, यानी पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा या जनन स्तरों के द्वारा। चलिए 31 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब बताएंगे कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है साथियों, जो कि एकदम राइट है, जनन स्तरों द्वारा। जी हाँ, जनन स्तरों द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जनन स्तर एकदम राइट ऑप्शन है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से याद होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कहता है 32 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है साथियों कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? जी हाँ, स्तनपायी जीवों में भ्रूण के जो एलेंटोइस होती है वो किसमें सहायता करती है, आपको बताना है। 32 नंबर सवाल है। कहता है श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा या पोषण होगा। इसे पोषण बताइए आप लोग, किसमें सहायता करता है साथियों? तो ये पोषण में सहायता करता है। किसमें? पोषण देने का कार्य करता है भ्रूण के एलेंटोइस। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया है और 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। यह दोस्तों ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। इस सवाल का जवाब हमने पहले भी बताया था और यह सवाल आपकी स्क्रीन के सामने भी आ गया है। तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। ऑप्शन ए स्तनधारियों के वृषण में, ऑप्शन बी मेढक के अंडाशय में, ऑप्शन सी तिलचट्टा के अंडाशय में या ऑप्शन डी स्तनियों के अंडाशय में। तो 33 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? स्तनधारियों के अंडाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका राइट है। तो 33 नंबर सवाल हमने कर लिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा सवाल अगला पूछा गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय किससे होते हैं? आपसे पूछा गया है कि जनन अंग विकसित होते हैं किससे? 4 ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से या ए और सी दोनों से। तो साथियों जनन अंग जो होता है वो मीजोडर्म से विकसित होते हैं, बिचली अंदरूनी से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट है। तो 34 नंबर सवाल आपने टोटल 33 मिनट में किया है। हमने सुपर फास्ट करा रहा साथियों, एकदम टाइम बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। और जो भी क्वेश्चन सामने कर रहे हैं सभी को डिटेल्स में समझते जा रहे हैं और पूरी तरह से उम्मीद है कि ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना है। चलिए 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। बताइए आप लोग कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है। स्टेम सेल, एंडोडर्म सेल, एक्टोडर्म सेल या मीजोडर्म कोशिका। चलिए 35 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आना चाहिए सभी का। जी हाँ दोस्तों, सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। हम लोग उन्हें हिंट देते हैं तो आप लोग समझ जाते हैं। जी हाँ, स्टेम सेल कहते हैं अंतरकोशिकीय समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिका स्टेम सेल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। चलिए आगे बिना समय को गंवाए हुए आगे चलते हैं। अगर अभी तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए।
तो चलिए 36 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। जी दोस्तों, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ पे? अंडाणुओं की सतह पर, शुक्राणुओं की सतह पर, अंडाणु के भीतर या शुक्राणु के भीतर? चलिए बताइए फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? यह सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। शुक्राणु के सतह पर पाया जाता है क्या? फर्टिलाइजिन प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है 100%। और ये सवाल 2024 में साथियों छपेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। 37 नंबर सवाल कहता है कि कॉपर लुटियम के द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। जी दोस्तों, कॉपर लुटियम के द्वारा जो स्त्रावित होता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं? एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन या एजोस्टेरोन? तो देख सकते हैं आप लोग इसका आंसर बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन कहते हैं कॉपर लुटियम से स्त्रावित होने वाले हार्मोन को, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है। चलिए आगे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सुपर फास्ट रिवीजन में हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए 38 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइए कि विकास की द्रव्यमान यानी विकास के दौरान स्पर्मेटो जोआ पोषण प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है आपको बताना है। 38 नंबर सवाल का जवाब देना है आप लोगों को। अगर किसी चीज का विकास हो रहा है साथियों तो स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है, किससे करता है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। ऑप्शन ए कहता है साथियों शटोली कोशिका से, बी कहता है संयोजी उत्तक कोशिकाओं द्वारा, सी आंतीय कोशिका द्वारा, या डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बिल्कुल, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। शटोली कोशिका पोषण देने का कार्य करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और एकदम राइट है। तो आप लोगों को ये सवाल पूरी तरह से आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। या दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है किसमें, ये आपको बताना है। 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है किसमें? ब्रिक के ऊपर, वृषण के पास, यूरिटेरस के निकट, या मूत्र मार्ग के चारों ओर। तो चलिए बताइए फटाफट कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। मूत्र मार्ग के चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। हम लोगों ने आज 50 मारेंगे साथियों सभी मिलकर। तो चलिए बताइए 40 नंबर सवाल का जवाब कि कोशिकाएं अवस्था कहलाती है। जी हाँ, कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? मोरूला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टूला या गैस्टूला? तो कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं साथियों? मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोरूला। उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टूला होता है। उसके बाद क्या होता है? गैस्टूला होता है। इस प्रकार आपको इसे बढ़ते क्रम भी ध्यान रखना है। कभी कभी आपको ऐसे ही दे सकता है बिहार बोर्ड में और 1 नंबर फिक्स आपको हो जाएगा। चलिए आगे 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, किस लिए? शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, या विसरल अंगों के विकास के लिए? साथियों आपको बता दें निषेचन यानी शुक्राणु जनन के लिए मनुष्य के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए बॉडी का, इस तभी वो शुक्राणु का निर्माण करता है। तो होता क्या है, मनुष्य का ऐसा बनाया गया भगवान की तरफ से कि उसका निषेचन के लिए क्या किया गया? वृषण को उदर गुहा से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो उसमें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट है। आप लोगों ने इसके बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ा होगा। चलिए आगे 42 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? 42 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे कि मासिक चक्र के दरमियान यानी उसके दौरान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है। ऑप्शन ए कहता है 8वें से 10वें दिन, ऑप्शन बी कहता है 12वें से 14वें दिन, सी कहता है 14वें से 15 दिन, या डी मासिक चक्र के अंतिम दिन में।
तो मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है साथियों? 42 नंबर सवाल का जवाब आप लोग फटाफट से दीजिए। जी हाँ, 12 से 14वें दिन यानी 14 दिन का टोटल होता है और 12 से 14 दिन के अंदर में क्या होता है? अंडोत्सर्ग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे अगला सवाल 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कहता है कि स्तनधारियों में रजनोवृत्ति की उम्र क्या होती है? यहाँ स्तनधारियों में रजनोवृत्ति की उम्र क्या होती है? 25 वर्ष, 50 वर्ष, 35 या 70 वर्ष? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एकदम ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ऑप्शन को ऊपर नीचा कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा एकदम राइट। 35 वर्ष साथी होता है जो कि रजनोवृत्ति की उम्र होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट है। चलिए आगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। मनुष्य में निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। यह मनुष्य में जब निषेचन होती है तो अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है किसमें? गर्भाशय में, मीरोब्लास्टिक अवस्था में, जब अंडा फलोपियन नली में होता है, या उपयुक्त में से किसी भी नहीं। तो 44 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आप लोग बताइए कि मनुष्य में जो निषेचित अंडाणु है वो विभाजन प्रारंभ होता है किस अवस्था द्वारा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, जब अंडा फ्लोपियम नली में होता है तब होता है ऐसा प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर एकदम सी एकदम राइट है। चलिए आगे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और ये सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया साथियों कि मासिक धर्म चक्र के प्रारंभ में स्त्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम पूछा गया है। तो इसका मैं क्रम बता देता हूँ साथियों। पहले एफएसएच होता है, फिर जेस्ट्रॉन होता है, फिर प्रोजेस्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है। तो आप इसे ध्यान में रखें क्योंकि एक सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, वो हार्मोन से पूछे या अंडोत्सर्ग से पूछे। चलिए आगे 46 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? जी हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग दीजिए कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से या वृक्क से? जी हाँ, नर हार्मोन की उत्पत्ति की बात करें साथियों तो कहाँ से होती है? वृषण से होती है, क्योंकि वृषण में ही क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है, इसलिए नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान वृषण की कम होती है, क्योंकि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शरीर के तापमान से 2 डिग्री या 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए। ये सवाल आपसे बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछा है, तो इस सवाल को आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साथियों, 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? जी हाँ दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन का जवाब बताया था कि शुक्राणु की जो आगे की जी हाँ दोस्तों, एक्रोसोम की जो सबसे आगे वाली भाग होती है, शुक्राणु की जो सबसे आगे वाली भाग होती है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। तो किसका भाग है साथियों? यह मानव शुक्राणुओं का सिर का भाग है। जी हाँ, मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि संरचना से जी हाँ दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में आप इसे याद कर सकते हैं। शुक्राणु की संरचना पूरे अगर आप लिख देंगे तो 2 नंबर एकदम पक्के दे देंगे आपको। चलिए 48 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि इनमें से कौन सी तकनीक द्वारा पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता? यहाँ पात्रे निषेचन के अंतर्गत क्यों कौन सी तकनीक नहीं आता है? ऑप्शन ए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, बी अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, सी भ्रूणीय स्थानांतर, डी अंतःगर्भाशय युक्तियां। यह ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अंतर्गर्भाशय युक्तियां पात्रे निषेचन के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये ऐसी युक्ति है जो गर्भाशय के अंदर में लगाया जाता है। चलिए तो साथियों टोटल 2 प्रश्न कम थे। जी हाँ दोस्तों, 2 प्रश्न कम थे और 2 कम थे, इसका भरपाई आपको बिहार बोर्ड में करना होगा साथियों, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इस जितने भी हमने 48 क्वेश्चन कराए हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूरी तरह से बिहार बोर्ड में 100 to 10% पूछेगा। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल 48 क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछने की बहुत उम्मीद बनती है। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ
आज की इस क्लास के लिए एक बार लाइक जरूर कर दे, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।